हेलो सीएफए एस्पिरेंट्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोग्राम शुरू हो चुका है और ये मई 1 से शुरू हुआ था। और इस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोग्राम में सिर्फ मैं 3 टेस्ट पेपर्स रख रही हूँ। पहला टेस्ट पेपर मई 1 को रिलीज हो गया है, फुल लेंथ टेस्ट पेपर है और ये आपको cfaprashmi.com में मिल जाएगा। इस टेस्ट पेपर के साथ मॉडल आंसर्स भी अवेलेबल है, तो जिनको अगर इवैल्यूएशन नहीं करवाना है तो वो सिंपली मॉडल आंसर्स ले सकते हैं, और जिनको इवैल्यूएशन करवाना है उनको क्वेश्चन पेपर खरीदना है। तो कपिल यादव ने फर्स्ट टेस्ट पेपर को खरीदा है और इसने आंसर लिख के मुझे दिया है। इसका टेस्ट पेपर कोड है 23AC01 और कितना कौन सा अटेम्प्ट है इसने नहीं लिखा है। ये कपिल यादव गुजरात का है और ये इसका फुल लेंथ आंसर स्क्रिप्ट है। ठीक है, तो इसका लाइव इवैल्यूएशन अब मैं करूंगी इसके आंसर्स का। सबसे पहले जब हम आंसर स्क्रिप्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, जब भी एग्जामिनर आंसर स्क्रिप्ट देखता है तो कंटेंट के पहले आंसर स्क्रिप्ट का जो फिजिकल अपीयरेंस है ना, वो एग्जामिनर को अपील कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो एग्जामिनर को अट्रैक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। जो फिजिकल अपीयरेंस है आंसर स्क्रिप्ट का, उससे एग्जामिनर जो है उसको मन कर रहा है पढ़ने का कि देखो भाई क्या लिखा है। इसके लिए आपकी जो आंसर्स, जो फिजिकल अपीयरेंस है आंसर स्क्रिप्ट का, वो नीट एंड टाइडी होनी चाहिए और आपका जो राइटिंग है वो एग्जामिनर फ्रेंडली होनी चाहिए। कहने का मतलब जब एग्जामिनर उसको पढ़े तो उसका इवैल्यूएशन, जो आपके आंसर्स का इवैल्यूएशन वो करे, तो वो एकदम एफर्टलेस इवैल्यूएशन हो, उसके माथे में स्ट्रेन ना पड़े पढ़ते अरे ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है। ठीक है, तो हैविंग सेड दिस, अगर मैं कपिल यादव का मैं देखूं राइटिंग, तो कपिल यादव की राइटिंग में प्रॉब्लम है। इसके वर्ड्स जो है वो समझ में नहीं आ रहे हैं और राइटिंग कपिल, अभी तो मैंने कंटेंट पढ़ा नहीं है, मगर राइटिंग को ठीक करने के लिए कपिल क्या कर सकते हैं वो मैं बता रही हूँ। जैसे कपिल की जो राइटिंग है वो टुवर्ड्स लेफ्ट स्लैंट है, आप देख रहे हो कपिल ऐसे लिख रहा है। मैं थोड़ा सा ये कुछ ज्यादा ही ये थिक हो गया है, इसको मैं ठीक कर देती हूँ। अब जैसे कपिल ऐसे लिख रहा है, तो अभी पूरा 3 मंथ्स बाकी है। इस 3 मंथ्स में कपिल अगर कोशिश करे राइटिंग को टुवर्ड्स राइट स्लैंट करने की या स्ट्रेट लिखने की, देखो स्ट्रेट तो लिखना पॉसिबल नहीं होता है, मगर वो अगर कोशिश करे टुवर्ड्स राइट स्लैंट करने की तो बहुत अच्छा रहेगा। और वैसे भी लेफ्ट वर्ड स्लैंटिंग जो होती है वो अच्छा माना भी नहीं जाता है, क्योंकि लेफ्ट हैंड जो है वो भी अच्छा नहीं माना जाता है। तो लेफ्ट वर्ड स्लैंटिंग से बेटर है राइट वर्ड स्लैंटिंग। इससे आपकी राइटिंग सुंदर लगेगी और लेजिबल भी लगेगी। ठीक है, और भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी तो मैं बीच में बता दूंगी जब मैं आंसर पढ़ूंगी। चलिए अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एसिमेट्रिक फेडरलिज्म फॉस्टर्स सबवर्सिव इंस्टीट्यूशन। इसके आंसर्स, मॉडल आंसर्स अवेलेबल है cpaprashmi.com में, जिसको अगर खरीदना है वो खरीद सकते हैं। India has a heterogeneous society with multilingual cultural groups which required अब ये क्या लिखा है, पॉसिबल डेमोक्रेसी, फीजिबल डेमोक्रेसी, नहीं समझ में आ रहा। अब आप समझो एग्जामिनर जब पढ़ेगा तो उसको नहीं समझ में आएगा, तो वो ऑब्वियसली सेकंड रीडिंग नहीं लगाएगा, वो क्यों पेन ले इतना अगर उसको नहीं समझ में आ रहा है तो। इसीलिए राइटिंग सही होना बहुत जरूरी है। अब क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एसिमेट्रिक फेडरलिज्म फॉस्टर्स सबवर्सिव इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब ये है जो संघवाद है वो विध्वंसक संस्थाओं को बढ़ावा देता है। तो इसमें आपके कितने की कंपोनेंट्स है। पहला की कंपोनेंट है एसिमेट्रिक फेडरलिज्म, दूसरा की कंपोनेंट है सबवर्सिव इंस्टीट्यूशन। अब दोनों को कनेक्ट करने के लिए फॉस्टर यूज किया है कि एसिमेट्रिक फेडरलिज्म की वजह से सबवर्सिव इंस्टीट्यूशन का जन्म होता है। ठीक है, तो आप लोग अब इसमें किसके बारे में आपको सबसे ज्यादा लिखना है, मेन बॉडी में आपको सबवर्सिव इंस्टीट्यूशंस के बारे में सबसे ज्यादा लिखना है। एसिमेट्रिक फेडरलिज्म के बारे में आप इंट्रो में बता दो, कंक्लूजन में आपको देना पड़ेगा। कंक्लूजन में तो ऑब्वियसली सारे की कॉम्पोनेंट्स को इंट्रोड्यूस, सारे की कॉमर्स को इंक्लूड करना पड़ेगा, मगर आप इंट्रोडक्शन में आप एसिमेट्रिक फेडरलिज्म के बारे में बता सकते हो, फेडरलिज्म के बारे में बता सकते हो, आप इंडिया से शुरू कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं कपिल ने कैसे शुरू किया है। इंडिया हैज अ हेट्रोजीनियस सोसाइटी with multilingual cultural groups which required
ये डेमोक्रेसी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड नहीं होगा। आप ये फैक्ट लिख रहे हो तो आप इसमें प्रेजेंट लगाओगे, प्रोवाइड्स अ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो इसने शुरुआत फेडरल, पहले तो इंडिया से शुरू किया, फिर उसके बाद ये कपिल फेडरलिज्म पे आया। ऑन अ सिमिलर नोट, अब यहाँ पे ये फुल स्टॉप दे दे, ठीक है, छोटे छोटे सेंटेंस बनाओगे तो अच्छा रहेगा। ऑन अ सिमिलर नोट इट ऑल्सो इंक्लूड्स, पास्ट में नहीं रखोगे, इट इंक्लूड्स एसिमेट्रिक फेडरलिज्म। यहाँ पे इंट्रोडक्शन में कपिल ने एसिमेट्रिक फेडरलिज्म को एक्सपोज कर दिया है। द इंटेंशन, अब इंटेंशन की स्पेलिंग गलत है, इंटेंशन की स्पेलिंग ये होगी, behind them is to meet the aspiration of the people of different states। तो इंट्रो जो कपिल का है वो अच्छा इंट्रोडक्शन है, गुड इंट्रोडक्शन। इसलिए अच्छा है क्योंकि इसने ऐसे क्वेश्चन के जो की कंपोनेंट है उसको बहुत धीरे धीरे अनफोल्ड किया और बहुत ब्यूटीफुली अनफोल्ड किया है। सबसे पहले इंडिया के बारे में बताया, फिर फेडरलिज्म पे आया और फिर एसिमेट्रिक फेडरलिज्म पे आया, और एसिमेट्रिक फेडरलिज्म के मतलब के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है वो बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पर एसिमेट्रिक फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट पैरा से शुरू हुआ है। तो कंटेंट को किस तरह से पैरा में डिवाइड करना है, ये भी एक कला होती है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। कला तो नहीं बोलूंगी, स्किल होता है। तो अब यहाँ पर एसिमेट्रिक फेडरलिज्म के बारे में कपिल बता रहा है कि ये होता क्या है। तो इसने यहाँ पर डेफिनेशन दिया है, ठीक है, स्पेशल स्टेटस ऑफ पार्ट टू स्टेट और ग्रुप फॉर ऑटोनॉमस फंक्शन, ठीक है। तो ये यहाँ पर 6-7 शेड्यूल आर्टिकल ये तो यहाँ पर इसने डेफिनेशन दे दिया है। अब यहाँ पे रीजन क्या है, क्यों एसिमेट्रिक फेडरलिज्म है, टू प्रोटेक्ट द कल्चर एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट, एस नहीं लगेगा, इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ ट्राइबल पीपल ऑफ द स्टेट्स, ट्राइबल मार्जिनल कम्युनिटी लिख सकते हैं। while this type of federalism can have some benefits, it can also foster subversive institution। बहुत अच्छे तरीके से इसने सबवर्सिव इंस्टीट्यूशन तक ये पहुंचा है। मतलब आप देखिए कितने ग्रेजुअली, धीरे धीरे कपिल अपना ऐसे क्वेश्चन को अनफोल्ड किया है। इंडिया के बारे में बात किया, फिर फेडरलिज्म के बारे में बात किया, फिर एसिमेट्रिक फेडरलिज्म के बारे में बात किया, फिर सेकेंड पैराग्राफ में एसिमेट्रिक फेडरलिज्म का ऑब्जेक्टिव मीनिंग बताकर धीरे धीरे ये सबवर्सिव इंस्टीट्यूशन पे आया। बहुत अच्छा लिखा है कपिल ने। सेकेंड पैराग्राफ भी बहुत अच्छा है। स्टूडेंट, सेकेंड पैराग्राफ में आप लोगों को पूरा का पूरा ऐसे क्वेश्चन एक्सपोज कर देना चाहिए, वरना थर्ड पैराग्राफ में करोगे तो एग्जामिनर ढूंढता रह जाएगा। तो कपिल ने एसिमेट्रिक फेडरलिज्म फॉस्टर सबवर्सिव इंस्टीट्यूशन, एक्चुअली इसने सेकेंड पैराग्राफ के लास्ट लाइन में पूरा का पूरा एक्सपोज कर दिया। तो बहुत अच्छा लिखा है। प्रॉब्लम बस इसकी राइटिंग की है। वन ऑफ द की रिस्क एसोसिएटेड विद asymmetric federalism और subversive institution। तो अब यहाँ पर पैरा ये चेंज कर रहा है, थर्ड पैराग्राफ में आ रहा है associated with that का मतलब with subversive institution। तो यहाँ पर that ना लिख के subversive institution लिखता तो ज्यादा अच्छा लगता। This can lead to resentment among certain groups owing to an uneven distribution of power। ये लाइन बहुत अच्छी है। अब यहाँ पर सेकेंड पैराग्राफ में कपिल बता रहा है कि ये जो सबवर्सिव एसिमेट्रिक फेडरलिज्म की वजह से सबवर्सिव इंस्टीट्यूशन को बढ़ावा मिलता है, और सबवर्सिव यहाँ पर जो सर्टन ग्रुप्स है, यहाँ पर जो सर्टन ग्रुप्स है वो ही एक्चुअली में सबवर्सिव इंस्टीट्यूशन है या मेंबर्स ऑफ सबवर्सिव इंस्टीट्यूशन है। तो वो लोग सबवर्सिव क्यों हुए, बिकॉज ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अब यहाँ पर इसने एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, हम कोई भी ओपिनियन दे रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि एसिमेट्रिक फेडरलिज्म एनकरेजेस सबवर्सिव इंस्टीट्यूशन। अगर हम इसके फेवर में बोल रहे हैं तो हमें अपने ओपिनियन को सपोर्ट भी करना चाहिए। तो इसने यहाँ पर सपोर्ट किया है, एक एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट रीजन नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, ठीक है, और वॉज इन्वॉल्व इन 44% of insurgency related incident in Nagaland in Itna, amateur report said। ये is demanding for sovereign Naga area। तो ये सबवर्सिव इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट का डिमांड करते हैं, ठीक है, सेंटर से सेपरेटेड पार्ट चाहते हैं, ठीक है। नाउ one of the live example is secessionist tendency by Ladakh people, raised नहीं होगा, raise demand of recognition, demand for
देख अब डिमांड में ओ कैसा लग रहा है, डिमांड में ए होगा ना, DEMAND ना, तो ये AO लग रहा है। Recognition under schedule. Subsequently, after the effect of Jammu Kashmir special status lead to insurgency, terrorism, human trafficking, counterfeit currency. अब देखिए प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, यहाँ तो समझ में आ गया यहाँ तक, मगर उसके बाद का जो सेंटेंस है ना, वो प्रॉपर सेंटेंस फ्रेम नहीं हो पाया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सेंटेंस फ्रेमिंग में प्रॉब्लम लिख रही हूँ। सेंटेंस फ्रेमिंग अगर आप ढंग से नहीं करोगे स्टूडेंट्स, तो मीनिंग क्लियर नहीं होगी। सब्सिक्वेंटली आफ्टर इफेक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर स्पेशल स्टेटस लीड टू इंसर्जेंसी, टेररिज्म, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, काउंटरफिट, मतलब थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है कि डिमांड फॉर रिकॉग्निशन अंडर शेड्यूल 6। ठीक है, उसके बाद जो जम्मू कश्मीर में जो हुआ है इंसर्जेंसी, टेररिज्म, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सब, मतलब प्रॉपर सेंटेंस फ्रेमिंग नहीं हुआ, तो पूरा पैराग्राफ की मीनिंग नहीं समझ में आ रही है। लास्टली, इन रिसेंट इवेंट ऑफ पूंछ डिस्ट्रिक्ट टेररिस्ट अटैक दैट किल्ड इतना सोल्जर्स। दैट लिखने की जरूरत नहीं, अगर आप दैट लिख दोगे तो फिर दो सेंटेंस होगा। ऑल आर द फैक्ट्स ऑफ सर्विसेज, ऑल आर द फेसेट्स ऑफ सर्विसेज इंस्टीट्यूशन अंडर एसिमेट्रिक फेडरलिज्म। राइटिंग में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कपिल, आपको राइटिंग अपनी सही करनी पड़ेगी, वरना जो आप इतना अच्छा कंटेंट दे रहे हो एग्जामिनर को समझ ही नहीं आएगा। राइटिंग नहीं समझ में आएगी तो कंटेंट अच्छा है बुरा वो कुछ नहीं समझ में आएगा। Consequently, फिर से इसने पैरा चेंज किया है। India is striving to become new guru and this services institution are hurdle in path in this path. To avoid this catastrophic नहीं हुआ catastrophe in asymmetric federalism, there is a requirement of long-term structural transformation of rule of law regarding ethnicity. अब ये नहीं समझ में आ रहा है, ये वर्ड क्या है? People to people contact, which reduces the institution of tribal people over the years, reduces the insulation of tribal people over the years. It is necessity to strive towards socio-economic development and strengthen democracy pillar. राइटिंग में प्रॉब्लम है। ओवरऑल आपका जो एस्से है ठीक है, आपने दो एग्जाम्पल दिया है, लद्दाख का दिया है, नागालैंड का दिया है। इस एसिमेट्रिक फेडरलिज्म फॉस्टर्स सर्विसेज इंस्टीट्यूशन, इसको सपोर्ट करने के लिए, और फिर आपने कंक्लूजन में आपने सजेशन दे दिया है, तो वो भी गलत नहीं है, एकदम सही है। प्रॉब्लम आपकी राइटिंग की है, प्रॉब्लम कुछ कुछ वर्ड्स नहीं समझ में आ रहे हैं, इसीलिए आपको यहाँ पर 8 मिल रहा है। और वर्ड लिमिट भी आपका एकदम सही है, अगर 300 वर्ड्स में लिखना है और कपिल जैसी राइटिंग है, मतलब उतनी ही बड़ी है, तो मुझे लगता है 2.5 पेजेस में 300 वर्ड्स, 310 वर्ड्स तक हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कपिल को 8 मिल रहा है। नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन है, हंगर एमिड अबंडेंस द इंडियन फूड सिक्योरिटी एनिग्मा। अब इस ऐसे क्वेश्चन में आपको किसके बारे में बात करनी है, आपको क्या सपोर्ट करना है? हंगर अमिड अबंडेंस द इंडियन फूड सिक्योरिटी एनिग्मा, तो इसमें 4, 5, 6, 7, 8 वर्ड्स है। तो 8 वर्ड्स में एक हंगर है, एक अबंडेंस है, एक इंडियन फूड सिक्योरिटी और एनिग्मा। एक्चुअली इसमें जो स्पेसिफिक कंपोनेंट है वो है हंगर एमिड अबंडेंस। तो आपको सपोर्ट करना है किस तरह से इंडिया में अबंडेंस तो है, फूड की कमी नहीं है, मगर उसी बीच में हमें भूखमरी भी दिख रही है, तो ये चीज आपको सपोर्ट करनी है। तो देखते हैं कपिल ने कैसे शुरू किया है। XYZ एक इमेजिनेटिव फार्मर का नाम लिखा है। A marginal farmer from Orissa is struggling for single penny and his family is under nutrition. Under nutrition नहीं होगा, malnutrition. Malnutrition. One can find such stories in almost की स्पेलिंग देखिए। ये इसने गलती से लिखा है, इसको पता ये एल है, मगर फिर भी इसने एल में बार दे दिया और ये टी बन गया। ये सब चीज पे कपिल आपको ध्यान देनी है। Such stunting, wasting and hunger occur, आर नहीं होगा, occur पास में नहीं लिखोगे, occur during India food grain production, occur during नहीं होगा, when India food grain production touched a record इतना इन इतना। ये जो इंट्रो है बहुत अच्छा इंट्रो है। इस इंट्रो में इसने शुरुआत एक इमेजिनरी फार्मर से की है, और इसने बताया कि जो फार्मर की हालत है
माल नॉरिश्ड है, माल न्यूट्रिशन नहीं होगा, माल नॉरिश्ड है और पैसे पैसे के लिए तरस रहे हैं, ऐसी स्टोरी इंडिया के हर जगह मिलेगी जहां पे स्टंटिंग, वेस्टिंग, हंगर प्रॉब्लम है। और ये तब है जब इंडिया का जो ग्रेन प्रोडक्शन है वो रिकॉर्ड हाई हुआ है, 31.7 मिलियन, यानी यहाँ पर इसने बहुत अच्छे से बता दिया है, हंगर अमिड अबंडेंस को सपोर्ट किया है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम बस क्या है कि जब पैरा चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं, मतलब पूरा ऐसे क्वेश्चन को एक्सपोज करने के लिए ये वाला जो की कॉम्पोनेंट है, ये वाला जो टर्म है, इस टर्म को ले आते ना तो ज्यादा अच्छा होता। द रीजन फॉर दिस हंगर अमिड अबंडेंस। अब इससे क्या हुआ, मेरा ऐसे क्वेश्चन मैंने सेकेंड पैरा के फर्स्ट लाइन में एक्सपोज कर दिया। द रीजन फॉर हंगर अमिड अबंडेंस इज बस ये सारा हटा दो, is low budget allocation towards food subsidy in union budget nearly इतना compared to previous year. Got it? तो हमारा जो ऐसे क्वेश्चन में जो टर्म है हमारा हंगर अमिड अबंडेंस, वो पूरा का पूरा सेकंड पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन में एक्सपोज हो जाएगा। इससे अच्छी बात क्या होगी। अब फर्स्ट रीजन बता दिया, लो बजट एलोकेशन, फाइन, और इसने बता भी दिया। सेकेंड में गवर्नेंस रिलेटेड इश्यू, लैक ऑफ जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यू है, लैक ऑफ एडिक्वेट पॉलिटिकल एंड सोशल विल, लैक ऑफ सेपरेट डेटा of district level and ineffective implementation of schemes. These are the reasons of 107th position in the global hunger index. इतना by India. By India क्यों लिखे हो, in India? अच्छा, अब पहला तो इसने लिखा लो बजट एलोकेशन, ये इसने फर्स्ट रीजन बता दिया। अब सेकेंड रीजन इसने हालांकि बहुत ओवर क्राउडेड कर दिया, मतलब बहुत सारे रीजन एक ही बार में आ गए, मगर ठीक है, ये अगर हम इसको एक ही अंडर वन अम्ब्रेला ले सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, एडिक्वेट पॉलिटिकल एंड सोशल विल, लैक ऑफ सेपरेट डेटा फॉर डिस्ट्रिक्ट एंड इनएफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्किल, तो ये हम दूसरे रीजन में लेकर आ सकते हैं। और साथ में इसने डेटा भी दे दिया कि जो गवर्नेंस रिलेटेड इशू है उसकी वजह से ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का पोजीशन 107 पोजीशन है। ठीक है, तो ये भी अच्छा है। थर्ड पैरा में इसने लिखा है फूड वेस्टेज, ये एक और रीजन है हंगर अमिड अबंडेंस का। अराउंड इतना परसेंट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, इतना डाटा प्रोड्यूस आर लॉस ड्यू टू इनएफिशिएंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक है, अब देखिए लास्टली का कैसे लिखा है इसने, लास्टली LOS, लॉस्टली लग रहा है, और ये एल तो लग भी नहीं रहा है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कंट्रीज, अब यहाँ पर भी इसने रीजंस बहुत सारे दे दिए हैं। conflict between countries, climate change, Western sanction, pandemic, emphasis the man, नहीं, अब इसमें देखिए रीजन बहुत सारा दे दिया है, तो क्लाइमेट चेंज, वेस्टर्न सैंक्शन, पेंडेमिक, मगर अब यहाँ पे एम्फसाइज इसने लिखा है, ये एम्फसाइज है मगर स्पेलिंग गलत है, ये स्पेलिंग होगी, और यहाँ पे एस भी लिख सकते हैं, द मैल न्यूट्रिशन एंड डेस्टिंग। देखिए लास्टली इतना आर द रीजंस, एम्फसाइज नहीं होगा, आर द रीजंस फॉर हंगर अमिड अबंडेंस, ऐसे लिख सकते हो। अब देखिए एक चीज आप लोग को ध्यान रखना है, मतलब जो भी क्वेश्चन है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें ना इसने ना लिस्ट, लंबी लिस्ट दे दी है रीजन की। तो अगर इसने जो रीजन को एक्सप्लेन किया है वो एक तो लो बजट एलोकेशन, दूसरा फूड वेस्टेज, इस रीजन को इसने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, ये दो रीजन एक्सप्लेन किया है, और जो ये वाला है गवर्नेंस रिलेटेड इशू और ये क्लाइमेट चेंज, इसने ना लंबी लिस्ट दे दी है रीजन की। तो स्टूडेंट्स ऐसे न करके, इससे क्या होता है, ऐसे की ब्यूटी खत्म हो जाती है, तो ऐसे न करके आप लोग सोचिए, जब आप लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे होते हैं ऐसे क्वेश्चन को देख कर समझ कर, तो उस समय सिर्फ यू जस्ट टेक 3 रीजंस। अब 3 रीजंस के लिए 3 पैराग्राफ। ठीक है, अब लंबी लंबी लिस्ट मत दीजिए रीजन की कि मुझे ये भी रीजन पता है, एग्जामिनर का बता दे देखो मुझे ये भी रीजन पता है, मगर आप किसी रीजन को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो। अगर आप बोल रहे हो क्लाइमेट चेंज है, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से हंगर अमिड अबंडेंस कैसे हो रहा है, वेस्टर्न सैंक्शन की वजह से हंगर अमिड अबंडेंस कैसे हो रहा है, स्पेशली इंडिया में। ठीक है, यूएसए ने रशिया पे सैंक्शन किया मगर इंडिया तो मान नहीं रहा है ना, तो कैसे सैंक्शन से इंडिया को क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है,
पेंडेमिक का आपको एक्सप्लेन, आप किसी चीज से एक्सप्लेन नहीं कर रहे, आप सिर्फ लिस्ट दे रहे हो रीजन की। तो बेहतर यही है, लिस्ट मत दो, सिर्फ 3 रीजन ले लो, उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करो। हम 300 वर्ड्स में सब कुछ नहीं इंक्लूड कर सकते, ये चीज ध्यान रखना। If you try to include everything, then the essay will become very much ugly and it will cross the word limit. अब यहाँ पर इसने रीजन दे दिया है। अब उसके बाद however government is taking initiatives, अब initiatives की कैसे लिखा है देखिए। एक तो कपिल ए लिखता है, वो कभी कभी ओ के जैसे लगता है, जैसे यहाँ पर टेकिंग है, ये तो ए लग रहा है, मैं कहीं कहीं पे ए ओ लगता है, ठीक है। टू रिमूव हंगर, रिमूव नहीं होगा, इरेडिकेट सही वर्ड है, इरेडिकेट हंगर थ्रू नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, एक्ट में एक कैपिटल, विच कवर इतना गरीब कल्याण अन्न योजना टू प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट फूड ग्रेन्स फॉर अ ईयर। ठीक है, अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा इसने लिखा है। अब इसने हंगर एमिड अबंडेंस को पूरा का पूरा जस्टिफाई कर दिया। अब यहाँ पर इस पैराग्राफ में कपिल सोल्यूशन दे रहा है, तो वेल एंड गुड, अच्छा है। इंक्लूडेड रीसेंट रिफॉर्म, इंक्लूडेड लिखने की जरूरत नहीं है। Recent reforms like fortification of rice, automation of supply chain, one nation, one ration card, facilitates, टू नहीं होगा, facilitate migrant workers, देखने से तो चिड़िया लग रही है, मुझे नहीं पता क्या है, workers, their family, नहीं समझ में आया, इसमें भी सेंटेंस फ्रेमिंग की प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे कंक्लूड कर रहा है, हालांकि हमें समझ में आ गया ये जो कंक्लूजन के पहला वाला पैराग्राफ है, ये पूरा का पूरा सोल्यूशन का है, तो इसने अच्छे से सोल्यूशन दिया है। और इसका एस्से पहले जैसे एस्से था एकदम ऑर्गेनाइज, वैसे ये वाला भी एस्से है पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज, ठीक है। अब ये इसमें कंक्लूजन दे रहा है, फूड सिक्योरिटी इज कॉम्प्लेक्स इशू दैट रिक्वायर्स कलेक्टिव एक्शन टू एड्रेस हंगर। अब एड्रेस की स्पेलिंग गलत है, ये होगी एड्रेस हंगर बाय एड्रेसिंग, यहाँ पे स्पेलिंग सही लिखा है, यानी इसको स्पेलिंग पता है, तो ये क्या है, ये केयरलेसनेस है और कुछ नहीं है। By addressing inequality and poverty is required to add all regions in single channel. By addressing नहीं होगा, for addressing inequality and poverty it is required, यहाँ पर it होगा, it is required to add all regions in single channel that will help to achieve 2 SDG by 2030. ये कंक्लूजन भी ठीक है। एक्चुअली कंक्लूजन में क्वेश्चन का जो मुद्दा है वो आना चाहिए, तो वो मुद्दा आया है, हंगर ये मुद्दा आया है, पॉवर्टी तो नहीं है मगर हंगर मुद्दा आया है, तो इनइक्वालिटी पॉवर्टी को वैसे भी रखना नहीं चाहिए था। फॉर एड्रेसिंग हंगर अमिड अबंडेंस, अगर ये भी लिख देते तो बेटर रहता। एनीवेज, ऑल इन ऑल ये ऐसे अच्छा है इन द सेंस कि ऐसे क्वेश्चन को पूरा जस्टिफाई किया गया है अपने कंटेंट से, और हंगर एमिड अबंडेंस को सपोर्ट किया गया है विद रीजन, अच्छा खासा लॉजिकल रीजन दिया गया है, और फिर सोल्यूशन दिया गया है, और फिर उसके बाद कंक्लूड किया है। प्रॉब्लम क्या है, लॉन्ग लिस्ट ऑफ रीजंस, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ वरना ये इसके ध्यान से उतर जाएगा। लॉन्ग लिस्ट ऑफ रीजंस शुड नॉट बी गिवन। अब इसने एक जगह दिया तो ठीक है, अब मगर प्रॉब्लम क्या है, इसने 2 जगह दे दिया है, एक यहाँ पर भी दे दिया लॉन्ग लिस्ट ऑफ रीजंस, तो ये नहीं करना है। आप रीजन 2-3 लो, 3 लो, 4 लो, और मगर उसको अच्छे से एक्सप्लेन करो। सिर्फ रीजन देने से नहीं होगा। आप कोई जीएस का पेपर, क्वेश्चन पेपर या जीएस का क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे हो कि सिर्फ लिस्ट दे दो पॉइंट वाइज। ये ऐसे है, इसकी ब्यूटी तभी बरकरार रहती है जब आप एक एक चीज को एक्सप्लेन करते हो, ठीक है। सोल्यूशन में प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर सेंटेंस फ्रेमिंग में प्रॉब्लम है, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है कि समझ ही नहीं आ रहा है, और कंक्लूजन भी ठीक है। ये ऐसे ऑल इन ऑल सही है, राइटिंग के तो खैर पूरे ऑल थ्रू आउट द आंसर्स के अपने प्रॉब्लम है। यहाँ पर लॉन्ग लिस्ट ऑफ रीजन दिया है, इसीलिए मैं इसको 7 दे रही हूँ। कंक्लूजन ठीक है मगर इसमें एक सेंटेंस नहीं समझ में आ रहा है, इसीलिए इसको यहाँ पर 7 मिल रहा है। अब नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन है, द इमर्जेंस ऑफ नॉन मिलिट्री थ्रेट्स डिमांड सिविल प्रिपेयर्डनेस। तो अब इस ऐसे क्वेश्चन में इसमें 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला तो नॉन मिलिट्री थ्रेट्स है, सिविल प्रिपेयर्डनेस है, 2 ही कंपोनेंट्स है, ठीक है। इमरजेंस को हम नहीं लेंगे, तो नॉन मिलिट्री थ्रेट्स और सिविल प्रिपेयर्डनेस।
तो आपको देखना है कि किसके बारे में सबसे ज्यादा आपको बात करनी है, कौन सा स्पेसिफिक कंपोनेंट है। क्या नॉन मिलिट्री थ्रेट्स के बारे में बात करोगे कि सिविल प्रिपेयर्डनेस के बारे में बात करोगे? तो मेन बॉडी में आपको एक्चुअली में बात करनी है कि ऐसा कौन सा नॉन मिलिट्री थ्रेट्स है, आपको इसके बारे में बात करनी है जिसकी वजह से सिविल प्रिपेयर्डनेस होना चाहिए, और किस तरीके का सिविल प्रिपेयर्डनेस होना चाहिए। तो आप अगर ये दोनों बात नहीं करोगे मेन बॉडी में, कौन सा नॉन मिलिट्री थ्रेट, नेम द नॉन मिलिट्री थ्रेट, और उसके बाद किस तरह का सिविल प्रिपेयर्डनेस की जरूरत है, आपको दोनों बात करनी पड़ेगी मेन बॉडी में। अगर आप नहीं करते हो तो आप अपने ऐसे क्वेश्चन को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। तो देखते हैं कपिल ने क्या किया है। द इंडिया, इंडिया के साथ द नहीं लगता, किसी भी कंट्री के साथ नहीं लगता है। इंडिया इज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल होगा, कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिकल ट्रांजिशन, इन स्टेप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। इन स्टेप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द नेशन शायद सही नहीं है, टूवर्ड्स द डेवलपमेंटल पाथ, है ना, ऐसे लिख सकते हो, टूवर्ड्स द डेवलपमेंटल पाथ, developmental path of the nation. This transition is welcome, but there is, यहाँ पर there ऐसा होना चाहिए, THERE. There is also the emergence of non-military threat. Transition क्यों लिखे हो? Non-military threats like cyber attack, communism, fake news, misinformation. This required नहीं, present. This requires civil preparedness against them. ठीक है, देखिए इसने इंट्रो की लास्ट लाइन में नॉन मिलिट्री थ्रेट्स और सिविल प्रिपेयरनेस दोनों को एक्सपोज कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंट्रो में इसने इंडिया एक ट्रांजिशनल फेज से गुजर रहा है ये बताया, और इस ट्रांजिशनल फेज से जो गुजर रहा है इसमें नॉन मिलिट्री थ्रेट्स भी आ रहे हैं साथ में, ठीक है, इट इज एसोसिएटेड विद द नॉन मिलिट्री थ्रेट। तो और फिर इसने ये सारी चीजें यहाँ पर इसने पूरा सिविल प्रिपेयर्डनेस और नॉन मिलिट्री थ्रेट दोनों को एक्सपोज करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंट्रो की फर्स्ट लाइन में अगर ये एक्सपोज करे ऐसे क्वेश्चन को पूरा का पूरा, या स्पेसिफिक कंपोनेंट को लेने तो फिर मुश्किल है, तो इसने ऐसा नहीं किया है। इंट्रो बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है, इंट्रो ठीक है, एक्सेप्टेबल है। द इमर्जिंग नॉन मिलिट्री थ्रेट्स आर फर्स्टली, ऐसे लिख सकते हो, one of the emerging non-military threats is, बस फुल स्टॉप दे दो, कोशिश करो छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने के लिए। बिफोर एनी काइंड ऑफ एक्शन इन बैटलफील्ड इट माइट लूज ऑल की सिस्टम एंड कैन डैमेज पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इतना मत लिखो, ऐसे लिखो, साइबर अटैक, द लॉस ऑफ ऑल ई सिस्टम एंड कैन डैमेज पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसने एक नॉन मिलिट्री थ्रेट्स के बारे में बताया, साइबर अटैक, और फिर यहाँ पर ये एक एग्जांपल दे रहा है, एविडेंस, द रैंसमवेयर अटैक ऑन, ये एम्स का एग्जांपल दे रहा है, ठीक है, 40 मिलियन हेल्थ रिकॉर्ड्स वर कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। तो यहाँ पर इसने एम्स वाला अटैक दे दिया, साइबर अटैक, बहुत अच्छा। सेकेंडली, अब नेक्स्ट नॉन इमर्जिंग थ्रेट कौन सा है? द हेट स्पीच गिवन बाय एनी रिलीजियस प्लेटफॉर्म विच कॉज communal violence in different communities such as last year, बस फुल स्टॉप दे दो, लंबे लंबे सेंटेंसेस क्यों बना रहे हो, फुल स्टॉप दो। such as last year the Supreme Court called for corrective measure against Dharam Sansad in Roorkee by imposing prohibitory order against such gathering, ठीक है। इसको नया सेंटेंस बनाओ, ठीक है, ये लास्ट ईयर ऐसे करके ये नया सेंटेंस हो गया। तो कोशिश करो छोटे छोटे सेंटेंस बनाओगे तो बेटर रहेगा। अब यहाँ पर थर्डली, इलीगल इमिग्रेंट्स कॉज डिस्ट्रप्शन इन इंडिया का आई हमेशा कैपिटल होता है, इन इंडियन डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर एंड माइट ज्वाइन इमिग्रेंट्स। कौन ज्वाइन करेगा? इमिग्रेंट्स ना। तो यहाँ पर आपको इमिग्रेंट्स ज्वाइन लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी एज पर एमएचए ड्यू टू म्यांमार कूप ऑन इन फेब्रुअरी, इतना। अब देखिए ये जो लिखा है इसने इमिग्रेंट के बारे में, तो ये बहुत स्कैटर्ड वे में लिखा है। thirdly, illegal immigrant is also one of the non-military threats. During ये म्यांमार को इतना रेफ्यूजी सेटल डाउन इन मिजोरम, ठीक है, और माइग्रेटेड टू मिजोरम फ्रॉम म्यांमार।
यहाँ फिर एक सेंटेंस खत्म हो गया। अब उसके बाद such exodus of refugees may change the Indian demographic structure and these immigrants may join leftist ideology as per MFA। तो छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाओ तो बेटर रहेगा। अब यहाँ पर आपने क्या किया है, आपने लॉन्ग सेंटेंस बनाया है। सोचिए ये सेंटेंस यहाँ से शुरू होके यहाँ पे खत्म हो रहा है, इतना बड़ा सेंटेंस। अगर मैं इसमें काउंट करूं वर्ड को तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 फिर 28 30 वर्ड के एक सेंटेंस बनाया है, मजाक है। छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाओ। पहले बताओ कि इलीगल इमिग्रेंट्स, अब देखिए इलीगल की स्पेलिंग देखिए कैसे है, इमिग्रेंट्स है, वो भी इमर्जिंग थ्रेट है पहला। फिर दूसरा ये फिर एक एग्जांपल दो कि म्यांमार के बाद ना इतने लोग रेफ्यूजी है ना मिजोरम में आ गए, ठीक है। फिर बताओ कि ये ना डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं और ना ये लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी को भी अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो जो कि एक थ्रेट है, ठीक है, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया। Lastly, fake news and misinformation through internet and fake news and misinformation। तो देखिए ये सारा हेट स्पीच के अंदर नहीं आ जाएगा। हेट स्पीच, फेक न्यूज, मिस इंफॉर्मेशन, ये सारा एक ही में आ सकता है थ्रू इंटरनेट एंड ये मैं नहीं समझ पा रही हूँ क्या। राइटिंग बहुत बड़ी प्रॉब्लम है विच कॉज रेडियो रेडिकलाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल, लोन वुल्फ अटैक इज बेस्ट एग्जाम्पल, ठीक है, मगर देखिए फिर से कॉमा दे देकर बड़ा बड़ा सेंटेंस बना दे। अनदर इमर्जिंग थ्रेट इज फेक न्यूज एंड मिस इंफॉर्मेशन। लोन वुल्फ अटैक इज द प्राइम एग्जाम्पल, ऐसे करके ले लो। इन एडिशन मेनी टाइम्स इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री हैज ब्लॉक्ड सेवरल यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया अकाउंट, ठीक है, एंड अबव ऑल थ्रेट्स रिक्वायर सिविल प्रिपेयर्डनेस। अब कंक्लूजन, अब देखिए इसने यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इस एस्से में ये है कि इसने मिलिट्री थ्रेट्स, नॉन मिलिट्री थ्रेट्स के बारे में हर जगह बताया है, ठीक है। पहला नॉन मिलिट्री थ्रेट साइबर अटैक, दूसरा नॉन मिलिट्री थ्रेट हेट स्पीच, फिर इलीगल इमिग्रेंट्स के बारे में बताया, फिर फेक न्यूज मिस इंफॉर्मेशन के बारे में बताया, मगर सिविल प्रिपेयर्डनेस के बारे में इसने बस यहाँ पर एक ये वर्ड दे दिया, रिक्वायर सिविल प्रिपेयर्डनेस। मगर किस तरह का सिविल प्रिपेयर्डनेस जरूरी है, ठीक है, वो चीज इसने कहीं पर भी बात नहीं की है। तो इसका जो मेन, अभी मैं देख लेती हूँ इसका कंक्लूजन यहाँ पर कंक्लूड कर रहा है, मगर इसके जो ऐसे क्वेश्चन का जो कंटेंट है, इसके आंसर का जो कंटेंट है, वो बेसिकली सिर्फ इसी पे फोकस कर रहा है, सिर्फ इसी एस्पेक्ट पे। सिविल प्रिपेयर्डनेस पे इसने कहीं पे भी बात नहीं की। तो इसका जो आंसर है इट इज स्लाइटली स्क्यूड। आंसर क्या है इसका? स्क्यूड है। स्क्यूड का मतलब क्या है? पूरा का पूरा टिल्टेड है सिर्फ ओनली ऑन वन एस्पेक्ट, सिर्फ एक ही तरफ इसके आंसर का झुकाव है और इस सिविल प्रिपेयर्डनेस पे से कहीं जस्टिफाई नहीं किया है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है इसके आंसर की। और मैं एक बार कंक्लूजन देख लूं। इन कंक्लूजन, दिस नॉन मिलिट्री थ्रेट शुड बी ओवरकम थ्रू रॉबस्ट साइबर सिक्योरिटी सिस्टम, ब्लॉकेज इन मिस इंफॉर्मेशन, हेट स्पीच एंड स्ट्रिंजेंट, नहीं पता चल रहा है ये क्या लिखा है, बॉर्डर एरियाज एंड कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन अवेयरनेस अमंग ऑल लेवल्स ऑफ पीपल। देखिए कितना, एक तो यहाँ पर स्मॉल होगा, कितना लंबा सेंटेंस है, ठीक है। क्यों इतना लंबा सेंटेंस फ्रेम कर रहे हो कपिल? छोटे छोटे सेंटेंसेस फ्रेम करो, ठीक है, इतने लंबे सेंटेंस मत फ्रेम करो वरना नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ पर सोल्यूशन क्या है ये नहीं, ये आप बता रहे हो, मगर आप भूल गए कि क्वेश्चन में ही सोल्यूशन है सिविल प्रिपेयर्डनेस। आपको इस सिविल प्रिपेयर्डनेस के बारे में बताना है जो कि आप कंक्लूजन में भी नहीं बता रहे हो। कंक्लूजन में आप अपना सोल्यूशन दे रहे हो, मगर क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है उसके बारे में आप कहीं पे बात नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप यहाँ पे बात कर रहे हो, ये रहा सिविल प्रिपेयर्डनेस। यानी पूरे आंसर में सिविल प्रिपेयर्डनेस सिर्फ आपका 2 बार आया है और जिसको सिर्फ टर्म आया, आपने उसको जस्टिफाई नहीं किया, नहीं आपने उसको एक्सप्लेन किया, इसीलिए इस एस्से के आंसर में आपकी प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम, पहली प्रॉब्लम बता दी, सिविल प्रिपेयर्डनेस को जस्टिफाई नहीं किया गया, सिर्फ 2 बार टर्म आए हैं, सिर्फ टर्म डालने से भी नहीं होता है। दूसरी प्रॉब्लम ये है सेंटेंस फ्रेमिंग, ठीक है।
तीसरी प्रॉब्लम है लॉन्ग सेंटेंसेस फ्रेम की, और खैर राइटिंग की तो प्रॉब्लम है ही, तो इसीलिए इस एस्से में सिंस आपने एक ही एस्पेक्ट को टच किया है, इसमें आपको 3 मिलेगा। अब नेक्स्ट है इकोनॉमिकल यूज ऑफ एनर्जी इज द फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये लास्ट 4th ऐसे क्वेश्चन है जिसको आपने आंसर किया है, तो चलिए देखते हैं। इस ऐसे क्वेश्चन में इकोनॉमिकल यूज ऑफ एनर्जी, बेसिकली ये पूरा ऐसे क्वेश्चन एनर्जी के बारे में, मगर इस एनर्जी का किस तरह से इकोनॉमिकल यूज करे ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो नेशन का। ठीक है, तो बेसिकली आपको अपने ऐसे क्वेश्चन में, अपने आंसर में इकोनॉमिकल यूज ऑफ एनर्जी के बारे में बहुत ज्यादा बात करनी है, और फिर किस तरह से ये सस्टेनेबल है ये इकोनॉमिकल यूज ऑफ एनर्जी, वो भी बात करनी है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेसिकली आपका जनरल कंपोनेंट है और ये आपका स्पेसिफिक कंपोनेंट है, तो आपको स्पेसिफिक कंपोनेंट के बारे में सबसे ज्यादा बात करनी है मेन बॉडी है। ठीक है, तो अब देखते हैं कपिल ने कैसे शुरू किया है। एनर्जी इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर डेली लाइफ विद द डेली लाइफ, यहाँ फुल स्टॉप, अब फुल स्टॉप के बाद कैपिटल लेटर होगा ना। With the growing population and industrialization, the demand for energy has increased drastically. ठीक है, यहाँ पर भी तो इसने इकोनॉमिकल यूज ऑफ एनर्जी के बारे में बात नहीं कर रहा है, ये सिर्फ एनर्जी के बारे में बात कर रहा है। तो स्पेसिफिक कंपोनेंट का सिर्फ इसने एक वर्ड लिया, एक टर्म लिया एनर्जी, तो एनर्जी से इसने शुरू किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, दिस लेड टू दिस हैज लेड टू द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, अब फुल स्टॉप यहाँ क्यों दोगे आप, यहाँ पर दो। ठीक है, द सोल्यूशन लाइज इन द इकोनॉमिक यूज ऑफ एनर्जी विच इज द फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इंट्रोडक्शन के लास्ट लाइन में इसने ऐसे क्वेश्चन को पूरा का पूरा एक्सपोज कर दिया है और एकदम सही किया है, बहुत मतलब कि ग्रेजुअली ऐसे क्वेश्चन को अनफोल्ड किया है, तो सही है। अब ये इकोनॉमिकल यूज ऑफ एनर्जी के बारे में बात कर रहा है। इकोनॉमिकल यूज ऑफ एनर्जी रेफर्स टू द एंडोर्समेंट ऑफ, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या, ऑफ इलेक्ट्रिक बस रैपिड ट्रांजेक्शन, इलेक्ट्रिक बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। ठीक है, एंडोर्समेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम एंड मेट्रो, दिस विल मीट द डे टू डे लाइफ ऑफ कॉमन मैन एंड स्टूडेंट वुमन फॉर इंस्टेंस। डे टू डे लाइफ ऑफ कॉमन है, इतना नहीं लिखने की जरूरत है। फिर उसके बाद फुल स्टॉप पुट कर दीजिए यहाँ पर, और फिर नया सेंटेंस, फॉर इंस्टेंस इन इस्लामाबाद, बीआरटीएस, इंदौर बस एक्सेट्रा। देखिए, आप एग्जाम्पल ऐसे मत दीजिए, आप इसको एक्सप्लेन करिए। एक्सप्लेन नहीं करेंगे ना तो फिर प्रॉब्लम है। ठीक है, ये कोई जीएस के क्वेश्चन का आंसर आप नहीं लिख रहे हो, तो आपको एक्सप्लेन करना है। आप फॉर एग्जाम्पल ये करके नहीं लिखोगे। इट फैसिलिटेट, ये हटाइए, इट फैसिलिटेट्स जनरल पब्लिक विदाउट एनी डिले पंचुअल। अब ये जो है फैसिलिटेट तो यहाँ पर होना नहीं चाहिए। ठीक है, पंचुअलिटी, ये सब इससे मतलब कि अगर ये हम मेट्रो अगर हम यूज करेंगे तो हम अपना काम ऑन टाइम कर पाएंगे, तो ये तो पूरा का पूरा इररेलेवेंट है। आपको ये बताना है कि अगर हम इलेक्ट्रिक बस ये सब यूज करेंगे, मेट्रो, तो ये कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे होगा नेशन का, ये तो टोटली इररेलेवेंट पॉइंट है। इन एडिशन, फॉर पर्सनल कैपेसिटी, the government is providing up to 30% subsidy scheme to the people, ये people लग ही नहीं रहा है, for installing solar rooftop system। तो ये क्या है, ये नहीं समझ में आ रहा है। With state, this is essential in mitigating the impacts of climate change and protecting the environment। ठीक है, मगर आप इसमें प्रॉब्लम क्या है, आपको ऐसे क्वेश्चन, आपका जो कंटेंट होना चाहिए ना, इट मस्ट बी ओरिएंटेड और डायरेक्टेड टुवर्ड्स ऐसे क्वेश्चन। तो आप यहाँ पर सोलार रूफ सिस्टम के बारे में बात कर रहे हो, किस तरह से इकोनॉमिकल यूज ऑफ एनर्जी होगा और कैसे ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेगा, वो बात करनी है। इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करेगा, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आप कनेक्ट करिए। तो ये चीज आपकी मिसिंग है। ठीक है, आप जब भी आप आंसर लिखो, नेवर लूज द फोकस ऑफ द ऐसे क्वेश्चन, ये चीज ध्यान रखना है।
However, in path of achieving economical use of energy, there are several challenges. अब देखिए, अब यहाँ पर ये इकोनॉमिकल यूज ऑफ एनर्जी के बारे में कपिल ने बहुत ज्यादा बात नहीं की है. अगर आप देखोगे, इसने इलेक्ट्रिक बस और मेट्रो के बारे में बात की और सोलार रूफटॉप सिस्टम के बारे में बात की, सोलार एनर्जी को कैसे हम हार्नेस कर सकते हैं, ये बात की, मगर उसमें भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहीं पर भी नहीं है. कहीं इसने जस्टिफाई नहीं किया इकोनॉमिकल यूज ऑफ एनर्जी को. अगर देखा जाए तो इक्का दुक्का इधर उधर है. अब सीधे ये चैलेंजेस पे आ गया. सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो कहीं है ही नहीं. ठीक है, एक सिर्फ टर्म यूज हुआ है यहाँ पर, इसके अलावा कहीं पर भी नहीं है. तो ये भी आंसर मुझे स्क्यूड ही लग रहा है. However, in the path of achieving economical use of energy, there are several. यहाँ पे कॉमा होगा और यहाँ पे देयर की स्पेलिंग THER. देखो, एक होता है देयर, इसका मतलब होता है उसका, उनका, और एक होता है देयर, इसका मतलब यहाँ, वहां. ठीक है. There are several challenges in form of energy sector contributes to about. There are several challenges. ठीक है, अब ये हटाओ. Energy sector contributes to about इतना % of total greenhouse emission in India. Almost इतना % of energy requirement are met by fossil fuels. तो ये challenges तो दिख नहीं रहा है. आपने तो सिर्फ facts बताया है. facts है. challenges कहाँ है ये? आप इसको challenges में convert करो ना. challenges क्या है कि जो renewable energy है उसको use करने में क्या challenges है. renewable energy sustainable development को connect करो. फिर रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करने में क्या क्या चैलेंजेस है. क्या वो इतना एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है जितना एनर्जी नॉन रिन्यूएबल प्रोड्यूस करता है. ये सारे चैलेंजेस के बारे में बात करना है. इसमें तो आपने सिर्फ फैक्ट्स दे दिया है. टू टैकल दीज हर्डल्स, एक्चुअली हर्डल्स आपने, ये हर्डल्स लग ही नहीं रहा है कि इतना ग्रीन हाउस एमिशन होता है. और दूसरी चीज है, आप बोल रहे हो कि इकोनॉमिकल यूज ऑफ एनर्जी में प्रॉब्लम है, मगर आप यहाँ पे जो बता रहे हो वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बता रहे हो, जैसे फॉसिल फ्यूल है. तो टैकल दीज हर्डल्स. अब ये हर्डल्स लग नहीं रहा है. सोचिए, स्पेलिंग में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और राइटिंग में भी. इंडिया एनविसेज एट COP20 UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस द PM प्रेसिडेंशियल 5 एलिमेंट पंचामृत. इट इंक्लूड्स, ये हटाइए, इट इंक्लूडेड नहीं होगा. इट इंक्लूड्स renewable energy, electricity capacity इतना, reduce the projected carbon emission. ये तो गोल्स है. तो आप कैसे बोल सकते हो कि ये हर्डल हो, ये सोल्यूशन नहीं है, ये गोल है. ठीक है. इन कंक्लूजन, इंडिया ensure that economical use of energy is the foundation for. अब simply you are repeating the question without justifying the question in the main body. आप conclusion में सिर्फ repeat कर रहे हो question के statement को, तो कोई मतलब नहीं है. By working together, adopting energy efficient practices, India could lead the world. अब energy efficient practice, इसके बारे में कहाँ बात की आपने main body में? सिर्फ सोलार एनर्जी का थोड़ा सा बताया, एकदम मामूली सा एक लाइन, और मेट्रो का वो भी यूज करने को, और कुछ बताया नहीं. सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आपने कनेक्ट ही नहीं किया है. अचीविंग पेरिस एग्रीमेंट गोल्स टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग, सही नहीं है. मतलब आपने अपने पूरे आंसर में ऐसे क्वेश्चन को जस्टिफाई नहीं किया है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट मिसिंग है, मैं लिख देती हूँ. सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो पूरा का पूरा मिसिंग है. ठीक है, ये मिसिंग है. दूसरा, फेल टू जस्टिफाई इकोनॉमिकल यूज ऑफ एनर्जी. एक और प्रॉब्लम क्या है? जस्टिफाई इकोनॉमिकल यूज ऑफ एनर्जी, एक ये प्रॉब्लम है. ठीक है. और तो इसीलिए आपका ये ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा मार्क्स फैच नहीं कर सकता. आई एम सॉरी, इसमें 2 ही आपको मिलेगा. अब नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन है, ट्रांसफर ऑफ सिविल सर्वेंट इज अ मलाइज. ठीक है, तो ये आर्गुमेंट है. तो आर्गुमेंट इंट्रोडक्शन. इन अ डेमोक्रेसी द सिविल सर्वेंट प्ले एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रोल इन एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एफिशिएंसी, डिस्ट्रप्शन ऑफ एफिशिएंसी, सॉरी, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर ऑफ सिविल सर्वेंट. अब यहाँ पर ये किस तरह से मलाइज है, तो फेवर में बात कर रहे हैं. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्ट्रप्शन ऑफ एफिशिएंसी, अगर ये हेडिंग है तो इसको अंडरलाइन कर दो, बेटर रहेगा. फ्रीक्वेंट ट्रांसफर ऑफ सिविल सर्वेंट कैन लीड टू डिस्ट्रप्शन इन एफिशिएंसी एज इट टेक टाइम for an individual to adjust to a new environment, understand new causes, and build relationship with the new colleagues. For example, IAS Ashok has been transferred more than 5 times.
बहुत सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं इस पॉइंट में। लॉस ऑफ एक्सपर्टीज, दिस कैन लीड टू द लॉस ऑफ वैल्यूबल एक्सेस, दिस कैन फ्रीक्वेंट ट्रांसफर लिख दो, क्या प्रॉब्लम है। Can lead to a loss of valuable expertise in particular field as civil servants are moved around frequently, preventing them from developing in-depth knowledge of the specific area. ठीक है ये वाला भी। Against, prevent corruption. Frequent transfer can prevent civil servants from developing close relationship with the specific stakeholders or associated with political ends such as बस यहाँ पे फुल स्टॉप दे दो। फिर फॉर इंस्टेंस, इसको हटाओ, IS प्रदीप शर्मा alleged for was alleged of illegal allotment of land। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे आपने क्लोज रिलेशनशिप विद स्टेक होल्डर्स और विद पॉलिटिकल पार्टी, ये वाली चीज अगर लिखते तो बेटर रहता, ना कि ये एग्जाम्पल। अगर IS प्रदीप शर्मा का आपको कुछ गूगल में मिलता है जो कि सही है, ऑथेंटिक है, कि उनका क्लोज रिलेशन था किसी पॉलिटिकल लीडर, तो वो एग्जाम्पल एकदम एप्ट रहता है यहाँ पर। प्रमोट डाइवर्सिटी, इट ऑल्सो फैसिलिटेट डाइवर्सिटी की स्पेलिंग गलत है इन द सिविल सर्विस बाय ensuring that individual from different backgrounds or experiences are given, बस yes कुछ नहीं तो, are given opportunity to work in a range, ये क्या है, in a wide range of roles and environments। तो इससे क्या होगा, इससे क्या मतलब क्या बेनिफिट होगा, ये लिखो तो बेटर नहीं रहेगा, सिर्फ बोलने से नहीं होगा, इसमें बेनिफिट भी लिखना होगा। कंटिन्यू somehow civil servant is backbone of Indian I capital होगा। It is a need to frame an efficient transfer policy to preserve neutrality and impartiality and anonymity of civil servants। anonymity of civil servant किस तरह से है, impartiality तो समझ में आ गई, ये वाली चीज नहीं समझ में आ रही है। फॉर का तो पॉइंट सही है, मगर अगेंस्ट में एग्जाम्पल में प्रॉब्लम है, जो आप एक्सप्लेन कर रहे हो उससे फिट होके वो एग्जाम्पल नहीं है। और डाइवर्सिटी में भी प्रॉब्लम है, बेनिफिट्स आप नहीं बताए हो, क्या फायदा होगा अगर उसको डिफरेंट एनवायरमेंट में काम करने को मिलेगा तो। और कंक्लूजन जो है उसमें एनोनिमिटी और सिविल सर्वेंट थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है। एनीवेज आपको आर्गुमेंट में 6 मिलता है। अब नेक्स्ट आर्गुमेंट है क्वेयर रिलेशनशिप डिजर्व्स लीगल रिकॉग्निशन इन इंडिया, ट्रांसजेंडर पे है स्टूडेंट। ये क्वेश्चन मतलब ट्रांसजेंडर पे क्वेश्चन मैंने बहुत सारा दिया हुआ है, और मतलब लास्ट ईयर भी ट्रांसजेंडर पे दिया था, ट्रांसजेंडर द रोल ऑफ ट्रांसजेंडर इन आर्मी, मगर कभी आया नहीं इस पे क्वेश्चन। मुझे इस बार भी लग रहा है कि ट्रांसजेंडर पे आ सकता है क्वेश्चन। लेट्स सी इंट्रोडक्शन। Recently, the center informed the Supreme Court that it is willing to form a committee headed by, देखिए कैसे लिखा है, headed by the cabinet secretary to consider to form a committee। अब इतना लिखने की जरूरत नहीं है। Addressing what, तो ये इनकम्प्लीट है आपका। फॉर existence from ancient, मतलब आप इनकम्प्लीट क्यों लिख रहे हैं। Queer relation deserves legal recognition in India, तो पहला पॉइंट है, यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं लिखना चाहिए, ये वाले मार्जिन में, ओके, और ये मार्जिन में। Existence from ancient, many evidence are there for presence of queer community in ancient time लिख दीजिए यहाँ पर। Such as Kama Sutra, it is inevitable to avoid them for their mental peace and society recognition in our country without facing any discrimination। देखिए फिर एक्चुअली ये आर्ग्यूमेंट इतना, ये पॉइंट बहुत बड़ा दिया है, शायद आप पूरा पढ़ लेती हूँ ऊपर। आइडेंटिफिकेशन and respect, 99% of same sex couple want to get married। अच्छा ये दूसरा पॉइंट है, तो आपने पॉइंट नंबर क्यों नहीं दिया, और जो आप हेडिंग दे रहे हैं उसको अंडरलाइन करो, वरना एग्जामिनर कंफ्यूज रहेगा। जहां पे आपने आपके आंसर की वजह से एग्जामिनर का मूड ऑफ हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि फिर स्कोर में आपकी दिक्कत आ जाएगी। आप आराम से फर्स्ट पॉइंट से इसको अंडरलाइन करो, सेकेंड पॉइंट दो, फिर अंडरलाइन करो। Identification and respect, 99% of same-sex couple want to get married। Marriage will give their relationship meaning, purpose and identity, said senior advocate Saurabh Kripal। Encourage
Every citizen of India has right to live with dignity and integrity under Article 3. यहाँ से शुरू करना चाहिए. Every citizen of India has right to live with dignity and integrity under Article 15. ये लिख देते हैं. और फिर उसके बाद marriage, same-sex marriage will give their relationship meaning, purpose and identity. और साथ में आप यहाँ पे right to privacy के बारे में भी जिक्र कर सकते थे. ठीक है. और मैरिज इज वंस पर्सनल चॉइस, इसके बारे में भी आप लिख सकते थे. बायोलॉजिकल डिनायल, तो इसको अंडरलाइन करो. देखो प्रॉपर, एक तो राइटिंग आपकी सही नहीं है कपिल, और ऊपर से अगर आप अंडरलाइन भी नहीं करोगे तो एग्जामिनर को और मन नहीं करेगा पढ़ने का. ये फर्स्ट पॉइंट. इट इज इम्पॉसिबल टू हैव देयर ऑफस्प्रिंग इज मेजर रीजन फॉर नॉन एक्सेप्टेंस इन सोसाइटी. दिस विल डिलीवर्ड नेगेटिव, डिलीवर नहीं होगा, convey negative message to youth of India, creating confusion among their choice despite their gender identity. Socio culture, अब ये नेक्स्ट पॉइंट है, तो इसको अंडरलाइन करो, प्रॉपर तरीके से लिखो. Indian society is upgraded enough to accept queer community because different religion creatures show their disregard, and at most 65% population of the country is rural population, which नहीं समझ में आ रहा है क्या लिखा है. Stability in India which disrupt है, पता नहीं, पी कहीं पर भी नहीं है. With different social custom, ethnicity, religion, belief and get resentment. ये जो पॉइंट है ना, ये बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है. Except because different religion is enough to accept queer because different religion feature. अब देखिए प्रॉब्लम क्या है. क्वेश्चन है queer relationship deserves legal recognition. अब आप यहाँ पे अगेंस्ट में बात कर रहे हो, तो अगेंस्ट में अगर बात कर रहे हो तो आप कैसे लिख सकते हो enough to accept queer community because religion teachers show their disregard. तो ये थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है ये अगेंस्ट का पॉइंट नहीं है, ये मुझे फॉर का पॉइंट लग रहा है. और दूसरी चीज, यहाँ पर हम मैरिज की बात कर रहे हैं. ठीक है, जो होमोसेक्सुअलिटी का एक्सेप्टेंस की बात नहीं हो रही है, मैरिज की बात हो रही है. ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट मुझे प्रॉब्लमेटिक लग रहा है. आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्पेक्ट में भी आपने बहुत अच्छे से इसको सपोर्ट नहीं किया है. ये वाला जो है फॉर वाला पॉइंट सही है, बायोलॉजिकल डिनायल वाला भी पॉइंट सही है. Conclusion: The Supreme Court turned the government stand on from committee about same-sex couple is a step forward and run big positive. देखिए यहाँ पर आप ये डबल कोर्स में मत दीजिए. यहाँ पे कंक्लूजन में अगर आप अपना ओपिनियन दोगे तो बेटर रहेगा. कंक्लूजन में एग्जाम में ये एक्सपेक्ट करता कि आपका ओपिनियन खुद का क्या इस पर्टिकुलर इशू है. ओके फ्रेंड्स, इसमें प्रॉब्लम क्या है. एक तो इंट्रोडक्शन आपका इनकम्प्लीट. फॉर में जो लिखा है फर्स्ट पॉइंट वो सही है, और मतलब प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर भी सही होना चाहिए, तो प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर भी सही नहीं है ना. आप पॉइंट वाइज लिख रहे हो मगर आप पॉइंट दे ही नहीं रहे. वन फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है ना, आप अंडरलाइन कर रहे हो सब हेडिंग को. सेकंड पॉइंट में प्रॉब्लम लग रही है मुझे. आइडेंटिफिकेशन रिस्पेक्ट का वो बहुत अच्छे से जस्टिफाई नहीं हो पाया है. अगेंस्ट का फर्स्ट पॉइंट सही है, फॉर का फर्स्ट पॉइंट सही है. इंट्रोडक्शन में प्रॉब्लम, कंक्लूजन में प्रॉब्लम है, और अगेंस्ट का सेकंड पॉइंट तो लग ही नहीं रहा है. अगेंस्ट मुझे तो फॉर का लग रहा है, मतलब मुझे तो राइटिंग भी नहीं समझ में आ रही है. तो ये वाला प्रॉब्लम है आर्ग्यूमेंट में, तो इसमें मैं 3 स्कोर दूंगी. अब नेक्स्ट है रिपोर्ट, क्रिएटिंग सेफ डिजिटल स्पेसेस फॉर विमेन. कोशिश करो कि जो हेडिंग हो वो सिंगल लाइन में आ जाए तो बेटर रहेगा. देखिए अब प्रॉब्लम क्या है ये वाले फॉर्मेट में, ये XYZ क्या है समझ में नहीं आ रहा. प्लेस है कि नेम है. अगर मैं इसको प्लेस मानूं तो प्लेस ऑलरेडी दिया है, अगर मैं इसको नाम मानूं तो बाय स्पेशल करस्पॉन्डेंट ऑलरेडी दिया है. तो ये क्या है, फॉर्मेट सही नहीं है. कोशिश करो अगर एग्जाम डेट लिखोगे हमेशा सेफ साइड में रहोगे, ये भी चीज याद रखना. अकॉर्डिंग टू इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट डिजिटल डिवाइड released by NGO, India women are 15% less likely to own a mobile phone and 33% less likely to use mobile internet service than men. ये जो डेटा है, ये डेटा जो है डेविएटेड डेटा है, इन द सेंस
कि क्वेश्चन है क्रिएटिंग सेफ डिजिटल स्पेस फॉर विमेन। तो ये क्वेश्चन से साफ पता चल रहा है हम ऐसे विमेन की बात कर रहे हैं जो मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं। उन वुमेन के लिए एक सेफ डिजिटल स्पेस को क्रिएट करना चाहिए। तो ये डेटा जो डिजिटल डिवाइड के बारे में बात कर रहे हैं वो काम नहीं करेगा यहाँ पर। साइटिंग रिपोर्ट हाईलाइट्स द डिजिटल एम्बैरसमेंट है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। Scams and spams regularly have been suffered by women in India. In response, the government of India has made, अब इस मतलब क्यों सेफ डिजिटल स्पेसेस करना चाहिए, तो इसको थोड़ा सा आपको इलैबोरेट करना चाहिए। सिर्फ जी एक लाइन लिखने से नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन ही इसी चीज पे है ना। अब यहाँ पर आप सोल्यूशन दे रहे हो, has made efforts such as introducing the emergency and women's helpline number. ये सब women's helpline number, developing mobile application and significant increasing the number of female police officers among other initiatives. बहुत लंबा सेंटेंस है। फिर से आपने लिस्ट ऑफ इनिशिएटिव दे दिया, लॉन्ग लिस्ट ऑफ इनिशिएटिव। आप एक इनिशिएटिव दो, उसको इलैबोरेट करो, दो इनिशिएटिव दो, उसको इलैबोरेट करो। लिस्ट ऑफ इनिशिएटिव देने से ऐसा लग रहा है जीएस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो। मिशन मिशन ये क्या है? एंड इंटीग्रेटेड वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम फॉर सेफ्टी सेक्टर एम्पावर वुमेन, ये भी मुझे डेविएटेड लग रहा है। क्या ये क्रिएटिंग सेफ डिजिटल स्पेसेस से कनेक्टेड है? द मेजर इनिशिएटिव इज प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। डिजिटल साक्षरता अभियान यानी यहाँ पर डिजिटल लिटरेसी के बारे में बात कर रहे हो, मगर हम डिजिटल लिटरेट वुमेन की बात कर रहे हैं। तो ये भी आपका डिजिटल डिवाइड के बारे में। ये टोटली डेविएटेड कंटेंट है, आपने क्वेश्चन नहीं समझा है, ठीक है? तो इसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये पूरा का पूरा डेविएटेड कंटेंट है, ठीक है? इसमें आपने बिल्कुल भी आंसर नहीं दिया है क्वेश्चन का। नेक्स्ट है द ग्रोथ इन स्पेस इकोनॉमी। द ग्रोथ इन स्पेस इकोनॉमी, ठीक है, अगर हम ये हेडिंग दे रहे हैं तो हेडिंग को थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा हाईलाइट करना जरूरी है ना, मगर आप अंडरलाइन मत करना, डबल कोर्स में नहीं देना। हाईलाइट करने के लिए फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड कैन बी मेड कैपिटल, ठीक है? प्रॉब्लम है फॉर्मेट में, तो आप वीडियो देख लेना रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या है। रिसेंटली इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये नहीं समझ में आ रहा है, लॉन्च व्हीकल इतना सक्सेसफुली प्लेस इतना इन ऑर्बिट विथ न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड हैज सक्सेसफुली कॉन्ट्रैक्ट टू लॉन्च। ये is commercial arm of ISRO plans to increase the number of mission it handles each year using small satellite, has provided launch to low orbit around ITNA with in most economical manner. The growth in space economy, यहाँ पर देखिए रिपोर्ट क्वेश्चन का जो आंसर होता है, उसका जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है, उसमें आप पूरा का पूरा रिपोर्ट क्वेश्चन को आपको एक्सपोज करना है। पूरा आपको इकोनॉमी के बारे में बात कर रहा, आप कौन सा सैटेलाइट लॉन्च हुआ है, ये सब बात कर रहे हो, तो ये भी डेडिकेटेड कंटेंट है। क्योंकि फर्स्ट पैरा जो है वो डिमांड करता है रिपोर्ट क्वेश्चन को एक्सप्लेन करिए, ठीक है? कौन सा सैटेलाइट लॉन्च हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। स्पेस इकोनॉमी होता क्या है वो आप नहीं बताएंगे। अब इसरो हैज अदर सेवरल इनिशिएटिव, फर्स्ट मैन स्पेस मिशन के बारे में आप बता रहे हो। देखिए स्पेस इकोनॉमी इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू इंडिया ओनली। स्पेस इकोनॉमी यूएसए, रशिया, चाइना, जिसका सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स है स्पेस में, तो वो सारा मतलब पूरा वर्ल्ड जो है, तो स्पेस इकोनॉमी है वो इंडिया से रेस्ट्रिक्ट नहीं है। दूसरा, बड़े जो कंट्रीज हैं जिसके बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं स्पेस पे, जैसे यूएसए, चाइना, रशिया, आप मतलब सबको आपको लेकर इसके बारे में बात करनी है, तब जाके ग्रोथ इन स्पेस इकोनॉमी को जस्टिफाई कर पाओगे। हालांकि ना आप ग्रोथ को जस्टिफाई कर रहे हो ना स्पेस इकोनॉमी को। कौन कौन सा मिशन आपने क्वेश्चन ही नहीं समझा है। ये पूरा का पूरा डेविएटेड कंटेंट है। स्पेस एक्सप्लोरेशन के बारे में बात कर रहे हो, मिशन के बारे में बात कर रहे हो। अब आप स्पेस इकोनॉमी के बारे में आप यहाँ पे आए हो, लास्ट में आप बात कर रहे हो। इतना बिलियन स्पेस इकोनॉमी है जिसमें 2% का इंडिया का शेयर है, ठीक है? तो सिर्फ लास्ट पैरा में ही स्पेस इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं आप।
तो आपको ज्यादा इसमें मार्क्स वैसे भी नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। अब उसके बाद अब नेक्स्ट है प्रेसी रीडिंग कॉम्पिटिशन ग्रामर। तो इसका मैं ना वीडियो रिकॉर्ड नहीं करूंगी क्योंकि कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप लोगों को समझ नहीं आएगा, क्योंकि पूरे प्रेसी को समझना होगा तब जाके आपको पता चलेगा। और हालांकि मैं इसका मार्क्स आपको जरूर बता दूंगी कि कपिल को पूरे मार्क्स कितने आए हैं। और ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के इसने आंसर लिखे हैं और इसने मिस भी किया है क्वेश्चन का आंसर। तो स्टूडेंट्स ये प्रेसी है जिसमें शुरुआत तो कपिल ने अच्छे से की है। और प्रेसी में इस बॉक्स के बाहर आप नहीं लिख सकते, बॉक्स दिया क्यों गया है, ये लक्ष्मण रेखा है, आपको इसके अंदर ही लिखना है, ठीक है। अब देखिए राइटिंग ही नहीं समझ में आ रही है, लंबे लंबे सेंटेंस में हम करोगे तो अनक्लियर रहेगा। फिर लास्ट में इसने प्रॉब्लम कर दिया कि बेसिकली वैसे जिसके बारे में थी ट्रेड यूनियन है, शिफ्ट है, उसके बारे में इसने बात नहीं की है, तो इसीलिए इसको 3 मिला है। और वर्ड लिमिट से इसने बहुत कम लिखा है, तो 20 वर्ड्स कम लिखा है। 10 वर्ड्स कम लिखो, 10 वर्ड्स ज्यादा, उससे फर्क नहीं पड़ता, मगर 20 वर्ड्स कम है ये। अब नेक्स्ट है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में इसको 3 मिला है, 3.5 दे सकती थी। जैसे इसने यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज में एक स्टार्क एग्जाम्पल था, एक साइंटिस्ट का नाम था, सॉरी मॉन्टेनियर का नाम था, तो वो नाम दे देते तो बेटर रहता, 3.5 मिलता। यहाँ पे इसको 3.5 मिला है। ये वर्ब लगाना भूल गया तो मैंने लगा दिया। और यहाँ पर इसको 3 मिला है क्योंकि सेंटेंस प्रॉपर फ्रेम करना चाहिए ना, आईज इन द डिस्टेंट लैंडस्केप लाइक वाटरफॉल और वैली। पूरा एग्जैक्टली आप पूरा पैसेज का सेंटेंस कॉपी मत करो। अच्छा आई सी, ये वाला क्वेश्चन जो है वो गलत है। जो पैसेज का जो क्वेश्चन होना चाहिए ना, वो ना होकर ये कुछ दूसरा ही क्वेश्चन आ गया है, तो इसको मैं ठीक कर दूंगी। ये क्वेश्चन एक्चुअली ए बी सी, थर्ड क्वेश्चन, ये फोर्थ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और होना चाहिए था जो कि नहीं है, तो इसमें मेरी गलती है, तो मैं उसको ठीक कर दूंगी। अब ग्रामर में इसने ढंग से स्कोर नहीं किया है, तो अभी मैं ग्रामर का एक अलग वीडियो बनाऊंगी इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। सिंपल सिंपल सा चीज है, एक जगह बता दूं, इसने एक जगह इसको मार्क्स क्यों नहीं मिला है। वॉइस लिखना चाहिए था तो नहीं लिखा, तो इसको मार्क्स नहीं मिला। फिर एक जगह इसने यहाँ पर ए नहीं लिखा, मार्क्स नहीं मिला। तो यहाँ पर कैपिटल लेटर की इसने प्रॉब्लम की, वो ग्रामेटिकल मिस्टेक ही होती है, इसको मार्क्स नहीं मिला। कटेड की जगह कट होगा, ये सब मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। कैपिटल लेटर की प्रॉब्लम देखिए, यहाँ पे फर्स्ट एफ स्मॉल है, यहाँ पे कैपिटल क्यों लिखे, अभी मैंने मार्क्स दे दिया मगर एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देगा। और देखिए सब्जेक्ट होता है और फिर वर्ब होता है, बिना वर्ब के आप कैसे सेंटेंस बना सकते हो, वीवो को वर्ब नहीं बोलते हैं। एनीवेज, अब हम अगर इसका स्कोर देखेंगे तो जो स्कोर आया है 47.5 आउट ऑफ 200, मगर कपिल वाकई में 70 प्लस डिजर्व करता अगर इसने अपनी राइटिंग को इम्प्रूव कर ली और ग्रामर को, तब ये स्कोर बहुत अच्छे से लेकर आ सकता है। 70 प्लस तो पक्का आएगा। इसको एस्से ने बचा लिया क्योंकि इसका एस्से काफी अच्छा था। बहुत मुश्किल है स्टूडेंट चारों का चारों एस्से हम अच्छा लिखे, तो इसने कम से कम 3 एस्से तो इसने बहुत बढ़िया लिखा है। और इसको रिपोर्ट नहीं समझ में आया, दोनों रिपोर्ट ही उसको नहीं समझ में आया। मेरे ख्याल से इसके पास फैक्ट्स ही नहीं थे रिपोर्ट से कनेक्टेड, तो इसीलिए इसको रिपोर्ट में 1 आया है। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 9 इसलिए इसको आया है, तो इसमें मेरी गलती है। एक्चुअली इसको 50 आ जाता, मगर इसमें एक जो क्वेश्चन है उसको मुझे चेंज करना होगा। एनीवेज, थैंक यू स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस।